अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। पूरी कौम को गुज़श्ता यौम आज़ादी मुबारक। 79वां यौम आज़ादी है जो कौम ने मनाया और इस मौका पर बहुत सारे शहरों से, पेशावर से, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से बहुत अच्छे हमें विजुअल्स देखने को मिले। बच्चों में जोशो खरोश था और ज़ाहिर है उसमें हर किस्म की चीज़ें हो रही थी जिस पर कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया, लेकिन पूरी कौम ने यौम आज़ादी मनाया और मार्का हक़ की याद में एक यहाँ पे नया मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में बनाए, उसका इफ्तिताह भी एक रात पहले हुआ। तो इस यौम आज़ादी के मौका पर इस्लामाबाद में क्या होता रहा इसके बारे में तो आपको मैं एडिटोरियल में बताऊंगा, लेकिन आज की सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में अहम ख़बर, और अहम ख़बर ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने आज एक इजलास की सदारत की और वहाँ उन्होंने कुछ बातें भी की जो मीडिया ने दिखाई भी, और उसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर के नए मुंतखब होने वाले तमाम नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। हमारी इत्तलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के लिए अगला वज़ीर-ए-आज़म और अगला सदर कौन होगा इसका फ़ैसला हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका ऐलान नहीं किया गया। आज ही किसी वक्त या कल उसका ऐलान कर दिया जाएगा और उसमें उम्मीदवार जो हैं इस वक्त तक वो शाह गुलाम कादिर हैं जो नीलम वैली से मुंतखब हुए हैं, और तारिक फ़ारूक साहब हैं जो भिम्बर से मुंतखब हुए हैं, और कर्नल वक़ार हैं जो बरनाला से मुंतखब हुए हैं। इन तीनों में से एक वज़ीर-ए-आज़म बनने की उम्मीद है और उसके अलावा हो सकता है दूसरा ओहदे पे सदर नामज़द कर दिया जाए। अभी तक इसके बारे में कोई इतला नहीं है, लेकिन इसमें नवाज़ शरीफ साहब ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स देने चाहिए और अगर नून लीग ने डिलीवर नहीं किया तो लोग नाराज़ होंगे, और साथ उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सड़कें और हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, और साथ उन्होंने एक और ऐलान भी किया, उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर भी देना चाहिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को। और वाकई ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं वहाँ पे हेलीकॉप्टर था वहाँ की हुकूमत के पास। और उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब बदल रहा है उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। एक सियासी बात भी की उन्होंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिकवा किया कि आपकी तरफ से जो हमारे ऊपर एतराज़ात किए गए हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो नहीं लगने चाहिए थे। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म था जिसका मुस्लिम लीग नून ने साथ दी, ये नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है, तो वो इन रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ उसी तरह का सलूक करेगी। तो ये थी हमारी आज की अहम खबर, और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी आज की होगी बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया जो जेल में हैं, और अलीमा खान ग्रुप जो इमरान खान की बहन है। इन दोनों के ग्रुप्स के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और उस पर हम आज बात करेंगे। और 27 सितंबर को जो एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने, वो कितनी कामयाब हो सकती है, कितनी नाकाम हो सकती है। और इसके अलावा पीटीआई के अंदर जो पैसों की करप्शन के इल्ज़ामात हैं एक दूसरे पे, उसकी जड़ें कहाँ पे हैं, ज़िम्मेदार कौन है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सियासतदान हैं और रुकन कौमी असम्बली भी हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा इस्लामाबाद में 372 गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। उन पे गिरफ्तार तो 500 के करीब है, लेकिन मुकदमात FIR 372 के ख़िलाफ़ हुई हैं। असल में हक़ाइक़ क्या हैं इसके बारे में, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर समा के इस्लामाबाद के कमरुल मुनव्वर साहब, और उनके साथ होंगे शेर अफजल मरवत साहब जो दूसरी तरफ के वकील भी हैं। और इसमें बड़ी दिलचस्प स्टोरी है ये, अगर आपको थोड़ा इसके बारे में अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं, कि पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है दूसरे मुल्कों से, लेकिन यहाँ पे इतने फॉरेनर्स क्या कर रहे थे एक बिल्डिंग में, अचानक जो गिरफ्तार भी हो गए FIA ने और फिर NCCI ने और इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर मुकदमे भी किए, और आपस में ये लड़ क्यों रहे हैं, असल कहानी क्या है ये बताऊँगा मैं आपको हॉट इशू में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा अफसरशाही कैसी होती है। अफसरशाही ऐसी होती है जो आपने देखा, इस्लामाबाद का एक विजुअल जो वायरल हुआ है, और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम क्या है, और नॉर्वे का वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद कैसे पहुंचता है, उसकी वहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है,
ये बताएंगे हम आपको आज के एडिटोरियल। और सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी, बुशरा बीबी और अलीमा खान ग्रुप में शदीद इख्तलाफात और 27 सितंबर की तारीख करीब आ रही है जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने दी है, और उन्होंने दावा किया है कि 20 लाख लोग लेकर वो इस्लामाबाद आएंगे। हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने, सीनियर सियासतदान है, रुकन कौमी असम्बली हैं, और उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हमारे प्रोग्राम में भी माजी में, जो कि अब आके लगता है और लोग पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर वही इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं, और उनमें एक मिशाल यूसुफजई है और शंदाना गुलजार है। उन्होंने वही पैसों की खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात पीटीआई के लोगों पर लगाए हैं, जिनके बारे में शेर अफजल मरवत कई महीनों तक बात करते रहे और तनकीद का निशाना भी बनते रहे। मरवत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि आपने जो इल्ज़ामात दिए लगाए कि पैसे लेकर टिकट दिए गए, फिर बाहर से 40 करोड़ रुपया शायद आया यहाँ पाकिस्तान में लोगों को जो कैदियों में तकसीम करना था उनकी फैमिलीज़ में, लेकिन ये सारा खुर्द बुर्द हो गया। तो और ये आपकी पार्टी के लोग मज़ीद कह रहे हैं इन हालात में जब ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पे, और दूसरी तरफ से सलमान अकरम राजा ने भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है मिशाल यूसुफजई के ख़िलाफ़, लोग ये कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी और अलीमा खान की असल में लड़ाई है, तो लेकिन इनकी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हो रही है। ये दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। ये बात दुरुस्त है कि मिशाल यूसुफजई के हवाले से जो भी मेलिस है या जो भी गुस्सा है, वो इसकी वाहिद वजह यह है कि उनका ताल्लुक़ बुशरा बीबी से है, और काफ़ी ज़ोर लगाया गया कि इनको टिकट न मिले। जब खान ने कह भी दिया था कि मिशाल यूसुफजई सेनेटर बनेगी, तो ये गए और बहने और राजा साहब और इन्होंने जुनैद अकबर ख़ान जिन्होंने प्रोवाइड किए थे सब जो एंडोर्स करते हैं सेनेट के कैंडिडेट की, दो, एक प्रपोजर होता है, एक सेकेंडर होता है। तो इन्होंने कहा जी आप उनको विड्रा कर दें और हम कोई और नाम ले आएंगे। तो जुनैद अकबर ख़ान ने उस वक़्त भी इनकार किया था। फिर बाद में आपको याद होगा जुनैद अकबर ख़ान ने इसके लिए, मिशाल के लिए, उन्होंने कहा कि मैं खान का हुक्म मानूंगा। खान ने कहा, तो अच्छा, वो खान साहब ने कहा था कि मिशाल यूसुफजई को टिकट देना है, तो जुनैद अकबर ख़ान पे प्रेशर डाला गया सलमान अकरम राजा ग्रुप की तरफ से, अलीमा खान ग्रुप की तरफ से कि इनको ना लें, लेकिन वो उन्होंने अच्छा। फिर इसके बाद जो है फिर खान को कहा गया कि मिशाल यूसुफजई जो हैं, सलमान राजा साहब और इन दोनों ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा जो हैं तनकीद करती है, आवाज़ उठाती है। किसा मुख्तसर खान की तरफ से इन्होंने फिर मुबैना आर्डर दिया कि खान कहता है इस मिशाल यूसुफजई को निकाल दें। ये अब ये सारी चीज़ें जो हैं झूठ मूठ पे मबनी थी। फिर मिशाल गई खान के पास और खान को सारे हालात बताए। मिशाल का यह दावा है कि फिर सलमान राजा साहब ने खान के सामने मुझसे माफ़ी मांगी। ये और फिर जो शानदाना ने बात की, आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई है? ये आज से तो नहीं है। ठीक है, तो इस लड़ाई की वजह से अब जो 27 सितंबर को ये लेके यहाँ पे आ रहे हैं एक रैली मार्च इस्लामाबाद, आप समझते हैं कि ये कामयाब होगी इन इख्तलाफात के बाद? इतने शदीद इल्ज़ामात जिसमें पैसों के भी इल्ज़ामात हैं। गुजारिश ये है कि सिर्फ यही इख्तलाफात तो नहीं है, ये तो ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात हो गए और अपने इंटरेस्ट की बात है। कुछ लोग इनसे वाबस्ता है, कुछ लोग बुशरा बीबी से वाबस्ता है, लेकिन पार्टी में केपी में भी 3 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप सुहेल अफरीदी साहब का है और जिनको तायीद हासिल हैं असद कैसर साहब की, जुनैद अकबर ख़ान की और आतिफ ख़ान की। एक ग्रुप जो हैं वो उन 40-45 MPs का है जिन्होंने जो है कुल एक्सप्रेसली जो हैं इन्होंने रिज़ाइन किया और इख्तलाफ जो हैं मीडिया पे आके बताया। एक ग्रुप जो हैं जो मैं समझता हूँ वो है अली अमीन खान गंडापुर का, वो भी एक स्ट्रांग ग्रुप है और बड़ा उसका असर रसूख है। सूबाई सदर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं और तकरीबन 90% लोगों को टिकट भी अली अमीन खान ने दिए हैं। अब ये मार्च के मामले पर भी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो तनहा अपने ऊपर ही इन्हिसार होगा मार्च के लिए। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इन तमाम ग्रुप्स के इख्तलाफात को ख़त्म करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे
और ये बहुत ही बड़ा मार्च होगा। देखिए, इख्तिलाफात ख़त्म पहले करने चाहिए थे, मार्च का ऐलान बाद में होना चाहिए था। लेकिन इख्तिलाफात जो हैं वो अब दुश्मनियों में तब्दील हो चुके हैं। अच्छा। इतनी देखिए ना जी, ज़बान की जो काट होती है, जो ज़बान से इल्ज़ामात निकलते हैं, जिस तरीके से ये जो इख्तिलाफात है, अभी ताज़ा मैंने वो घड़ियों की चोरी की बात की थी शहबाज गल साहब की तरफ से। घड़ियों की, मोबाइल फ़ोन की? सॉरी, मोबाइलों की। 2 मोबाइल चोरी की। घड़ी भी चोरी की शहबाज गिल ने? घड़ी एक और साहब ने चोरी की है, लेकिन उसका कहीं किसी और वक्त जिक्र नहीं। तो अभी घर शहबाज गिल साहब कौन से साहब? वो बाहर गए हैं। हाँ जी, वो भी बाहर जा चुके हैं। हाँ, बाहर। घड़ी चोरी, खान साहब की घड़ी चोरी की, किसी और की? खान साहब की घड़ी नहीं थी, लेकिन पीटीआई के इंतहाई मोतबर एक अमीर शख्स की घड़ी थी। अब सर इस पे बात, पीटीआई के लीडर चोरी करके ले गया बाहर? हाँ, लीडर? जी, ये मेरे ख्याल में ये बात पहले चले बाद में कर। तो वो आप फिर शहबाज गिल ने मोबाइल फ़ोन चोरी किए? 2 मोबाइल फ़ोन चोरी किए, वो आगे जनाब एजेंसी के हेड को दिए, जो अभी पाबंद। तो खान साहब ने मिले क्यों बाद में इससे? फिर एक मोबाइल इसने बक किया, खान को दिया, और खान ने फिर इसका दाखिला घर पे बंद किया। ये बातें मैंने की थी। अब ये शफी जान भी वही बातें कर रहा है। हाँ, शफी जान, ये बात ठीक है आपकी। वो शफी जान भी उस वक़्त किसी ने बातें नहीं की। ठीक। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मीडिया भी एक ग्रुप बना हुआ है इन ग्रुपों के अलावा, और इस मीडिया की ग्रुप की वफादारियाँ जो हैं वो अली खान ग्रुप के साथ है। अच्छा, और उसमें मीडिया ग्रुप में आप शहबाज गिल को भी रखते हैं? शहबाज गल साहब जो हैं वो भी हैं, और ये 4-5 और फसादी जो हैं। नहीं, तो अलीमा खान साहिबा बहन है, उनको नहीं पता कि इसने 2 मोबाइल फ़ोन चोरी किए थे, एक बग करके दिया था और खान साहब के ख़िलाफ़ साजिशों में शरीक था? आपने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज के किसी बंदे को दिया फ़ोन, तो ये अलीमा खान साहिबा को नहीं पता? सबको पता है, लेकिन अपने सहूलत के लिए लोग भूल जाते हैं। अपना ग्रुप मजबूत करना है। फिर सोशल मीडिया में आपको मैं एक अर्ज़ करूँ, इनका ऐसा एका है, ये जो यूट्यूबर बाहर बैठे हैं, इनमें से चंद एक ऐसे थे जो मेरे हवाले से अच्छी बात भी करते थे। अचानक वो भी उल्टे हो गए सब। तो पता चला कि बड़ा मतलब ये कैंपेन कन्वेंसी की गई। अब एक को अगर कोई आप छेड़ेंगे ना, तो 5 और भी, ये इमरान रियाज़ है। अब इमरान रियाज़ उस दिन फिर मेरे हवाले से बात कर रहा था कि जी ये रिज़ाइन। अब मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि इमरान रियाज़ जो हैं ये भी लीडर बना दिए हैं। जितने लोग यहाँ पे कैमरे पे दिखाया गया कि ये सब तकलीफ़ों में हैं, सब पे जुल्म हो रहा है, पूरा पाकिस्तान और पीटीआई चीख रही थी, और फिर इन सब को बड़े सहूलत से बाहर पहुंचाया गया। टास्क किया था कि पीटीआई को तोड़ना है। पहुंचाया गया? किसने पहुंचाया? इन्होंने पहुंचाए जिनके ये लोग थे। शहबाज गिल जो था उसको खान से मुतारिफ ही फैज़ हमीद ने कराया था। तो फैज़ हमीद तो खुद गिरफ्तार है, उसने इसको बाहर ये तो अभी गिरफ्तार हुआ। ये तो 1.5 साल 2 साल पहले की बातें मैं कर रहा हूँ। तो जनरल फैज़ रिटायर होने के बाद गिरफ्तार होने से पहले भी इफेक्टिव था? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने खान से जेल में मुलाकात भी की थी। अच्छा। जिस पे वो अकरम जो डिप्टी सुपरडेंट था वो गिरफ्तार हुआ। अच्छा, ये पहली दफ़ा आप बात बता रहे हैं, बड़ी ख़बर है। तो ये बताइएगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इसमें पैसों का मामला जो है, पैसे बाहर से आए भी हैं कि नहीं आए, और अगर आए हैं उसका कोई सबूत होगा तो किसके नाम आए? जो हर कोई कहता रहता है पैसे आए, 40 करोड़ आए कैदियों की फैमिलीज़ के लिए, लेकिन वो कोई खा गया। कौन खा गया? पैसे कहाँ से? अली अमीन खान ने भी 72 करोड़ दिए ना पार्टी को। वो 40 करोड़ से अलग है। वो भी खाए गए हैं, किसने खाए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, ये जो बाहर से पैसे आए हैं 24 नवंबर के मुतासरीन ख़ानदानों की इमदाद के लिए और कैदियों की बेलों के लिए, वो किसके पास है या कौन खा गया, इसका जवाब जो है ना वो सेक्रेटरी जनरल को देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बखबर आदमी हैं। उनसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। अगर लगे हैं तो फिर भी बता दें कि किस ख़ानदान को कितनी रकम दी गई है। अगर नहीं लगी है तो फिर अगर महफूज पड़े हैं तो फिर ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये पैसे जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद के लिए खर्च क्यों नहीं हुए। आप कह रहे हैं 72 करोड़ अली गंडापुर ने दिए और 40 करोड़ दिए बाहर से आए। 1 अरब 17 करोड़ रुपए ये तकरीबन बनता है। हाँ। मैं एक वकील साहब आए थे एक दिन, मैं अली अमीन खान के पास गया सीएम हाउस में,
तो वो जब जा रहे थे तो अली अमीन खान ने वो शायद नहीं चाहते थे कि मैं वो नज़ारा देखूं, तो मुझे दूसरे कमरे में बिठाया था। तो वो जब जाने लगे तो वो और ट्रंक जो खोला वकील साहब ने, तो उसमें इतने पैसे डाले गए बैगों में, जो ट्रंक जो ये डिग्गी नहीं होती है गाड़ी की, अच्छा गाड़ी की डिग्गी, हाँ, उसमें डाले गए। अली अमीन खान ने उसमें बैग कैश से भरे हुए, तो आपको कैसे पता बैग्स में कैश था? वो फिर मैंने तो जब ये आए तो मैंने कहा कि ये पैसे, उसने कहा जी हुक्म था कि ये इन साहब को दे दें, तो मैंने दे दिए हैं। सिर्फ ये हुक्म नहीं था, अली अमीन खान ने बड़े बड़े लोगों को दिए हैं, और वो बेसिकली उसके निकालने का एक मूजिब ये भी था कि फ़लाँ को दिए हैं, हमें क्यों नहीं दिए हैं। नहीं, तो ये बात तो फिर घूम फिर के उस ग्रुप पे आ जाती है, या ग्रुप पे जो वकीलों के जो पीटीआई के ऊपर इस वक्त मौजूद है। वकील भी अली खानम ग्रुप के हैं, सारे जितने वकील सारे हैं, वही, मतलब जिसमें गौहर साहब भी हैं, जिसमें नहीं, सलमान गौहर साहब वकील नहीं है किसी केस में खान का। गौहर साहब अच्छा, जो वकील खान साहब के हैं, तो वो सलमान सफदर साहब हैं या सलमान राजा साहब हैं। हाँ, ये दोनों जो हैं, ये सलमान राजा तो कह रहे मैंने पैसों के बगैर की है वकालत। मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने बगैर पैसों की हैं या चार्ज फीस ली है। तो लेकिन सलमान सफदर साहब ने जो हैं वो इन 3 सालों में अपने मुवक्किल से बेपनाह पैसा। आज़ाद रहनुमा की तरह ये बता दें कि आप वहाँ मौजूद थे, आपके सामने अलीमीन गंडापुर ने एक वकील को पैसे दिए, उनकी गाड़ी के ट्रंक में रखवाए बैग्स भर के, आपने वकील देखा होगा ना? हाँ हाँ। क्या नाम है उनका? देखें, वो वकील साहब से कोई पूछ लेना। नहीं, वो वकील तो आपने 2 बताए हैं कि जो केस करते हैं खान साहब के, सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर, इन दोनों में से एक हो सकता है ना? ये देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, मुबैना तो ये अली अमीन खान से आप इसकी तस्दीक कर लेना। अब तो वो सीएम नहीं है। अली अमीन आते नहीं है मीडिया पे ना, लेकिन आपने देखा है और आप ये बात कर रहे हैं, देखिए दोनों पे भी शक होगा ना कि कौन ले गया इतने पैसे। 72 करोड़ रुपया अलीमीन गंडापुर ने आपके मुताबिक सिर्फ वकीलों को दिया है। 72 करोड़ नहीं, टोटल वकीलों के पास नहीं गए हैं, इसमें तकरीबन वकीलों के लिए बहुत सारा पैसा बाहर से भी आया। चले, तो फिर तो उस वक्त शिबली फराज साहब डील करते थे। शिबली फराज साहब वो फीसें दिया करते थे, और दूसरी डील करने वाली यही मिसाल यूसुफजई थी। मिसाल को भी पता है कि उस ज़माने में भी खुर्द-बुर्द होती थी, अगर वकील को करोड़ देने हैं तो 15 से 20 लाख 25 लाख कमीशन भी रखा जाता था। मिसाल यूसुफजई भी कमीशन रखती थी? नहीं, शिबली फराज भी कमीशन रखता? नहीं, ये दोनों नहीं रखते थे। हाँ, लेकिन दरमियान के और भी लोग थे, वो भी शायद इनके अलावा भी बीच में वकीलों के दरमियान वकीलों के और इनके बीच भी वकील है, तो वो भी अपना हिस्सा रखते थे। क्या मतलब आपने खिचड़ी बनाई हुई है पीटीआई के अंदर? हमने खिचड़ी नहीं बनाई है, ये सारा गंद जो है ये कल्चर बना हुआ है। अच्छा, चले, तो आप के ख्याल में अब आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कि 27 सितंबर को 20 ये सारा कुछ जो चल रहा है, जितने एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं पार्टी के अंदर ही, तो 20 लाख लोग सुहेल आफरीदी ले आएंगे इस्लामाबाद? मेरा ख्याल है वो मार्च होगा ही नहीं, क्योंकि 2 बातें की थी उन्होंने कि 27 सितंबर को मार्च ही नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए, मार्च एक बहुत बड़ी बात है। 27 सितंबर के लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है, पार्टी के अंदर कोई नज़्म ज़ब्त, कोई इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। फिर ये जितने लोग हैं, आपको शायद इल्म होगा, 27 सितंबर के मार्च पे सबसे पहला अटैक जो आज तक जारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद किया है, और पीटीआई की सोशल मीडिया जो है इस मार्च के नखरे बखरे उधेड़ रही है। दूसरा जो है, अली खानम ने अपने रिजर्वेशन का इज़हार किया। फिर ये तमाम लीडरशिप A to Z माँ से बाय मोहतरमा के सारी लीडरशिप को जनाब पीटीआई की मीडिया ने गद्दार बनाया हुआ है। तो गद्दारों के साथ कौन सी कौम निकलेगी? ठीक। अच्छा, आगे न कोऑर्डिनेशन है, न मोटिवेशन है, न इस हवाले से इन्होंने कोई लॉजिस्टिक की बात की है, न कोई कॉन्टेक्ट्स है। बस ऐलान हो गया, दरमियान में कहीं मुलाकात खान की हो जाएगी और कहेंगे मुतालिबा पूरा हुआ, तो लिहाजा बात ख़त्म। बस इतनी बात हो, बस याद रखें। और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ रास्ते वफाकी हुकूमत के हो रहे हैं, वहाँ कोई मुलाकात किसी की पॉसिबिलिटी हुई थी ना? 5 को इन्होंने जलसा रखा, 4 को मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आला साहब की मुलाकात हुई सीएम हाउस में। ठीक, तो अब आप समझते हैं कि 26 सितंबर को भी मुलाकात हो जाएगी ऐसी
नहीं आप वज़ीर आला और वज़ीर तो दाखिला रब्ता तो फ़ोन पे रोज़ाना होगा आप करें। होता है। ठीक, बहुत शुक्रिया मरवत साहब हमसे बात करने का। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, आपने करप्शन के बारे में बात की है, और करप्शन देखिए सियासी जमातों के अंदर और इदारों के अंदर कितनी है, और इदारों के अंदर कितनी है और कैसे है और क्यों है, इस पर बात करेंगे हम अपने हॉट इशू में। इस वक्त ले लें एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और हमारा आज का हॉट इशू, इस्लामाबाद में 372 गैर मुल्की गिरफ्तार मुकदमात, हक़ाइक़ क्या हैं। और असल बात यह है कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई। एक प्लाज़ा है यहाँ पे, एक हाउसिंग सोसाइटी में, उस प्लाज़ा को सब जेल करार दे दिया गया है क्योंकि इन तमाम गैर मुल्कियों को जेल शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और इस पे ये कोर्ट में भी केस चला गया है क्योंकि इनके बारे में वकील जो इनके हैं वो शेर अफजल मरवत हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस पर। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं थोड़ा सा कि ये इसमें FIA इन्वॉल्व है, इसमें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वॉल्व है, इसमें इस्लामाबाद पुलिस इन्वॉल्व है। और इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, जिसमें इंडोनेशिया से भी लोग हैं, मलेशिया से भी हैं और वियतनाम से भी हैं। हमें ज्वाइन किया है कमरुल मुनव्वर, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं समय इस्लामाबाद के। कमर, ये मुख्तसरन बताइएगा ये क्या स्कैंडल है, क्या इशू हुआ है ये इस्लामाबाद में इतना बड़ा कि 372, मैंने आज तक पूरी अपनी जर्नलिस्टिक हिस्ट्री में नहीं सुना इतने गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए हों। इब्तदाई तौर पे तो अवतार साहब ये 400 लोग थे। जब इस्लामाबाद पुलिस ने ये कहा कि ये 400 लोग जो हैं इनको एक प्लाजा के अंदर मौजूद हैं और ये इलीगल रह रहे हैं, ये वहाँ से बात शुरू हुई। लेकिन उसके बाद इनको जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया FIA में, तो ये कहा गया कि ये 14 फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि इन्होंने जिस वीज़ा पर ये पाकिस्तान आए वो 3 किस्म के वीज़ा थे, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा पर। तो इन्होंने जो वीज़े की टर्म्स थी उनको वायलेट किया और यहाँ पर ये गैर कानूनी कॉल सेंटर जो है वो ये चला रहे थे। कॉल सेंटर सिर्फ चल रहे थे या कुछ और एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती? लेकिन अब जो FIR दर्ज की गई है NCCI, अच्छा, दो FIRs हैं और ये शायद शेर अफजल मरवत साहब इसको बड़ा क्लियर बता सकेंगे कि एक वकूए के 2 मुकदमात हो भी नहीं सकते। जस्टिस कोसा की ये जजमेंट भी है। अब उसमें इन्होंने 2 FIR दिए, एक FIA में हुई है और दूसरी FIR NCCI वो बड़ी ख़तरनाक है। उसमें ये कहा गया कि इसके अंदर पोर्नोग्राफी का जो तमाम मटेरियल था वो वहाँ से मिला है। वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन हो रही थी और बहुत सारे ममालिक के यूनिफॉर्म जो है ना आर्मी के, वो इस्तेमाल करके वहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही थी और वो पोर्नोग्राफी तो। और उसमें इनको डिसमिनेट करने के लिए कुछ टारगेट्स थे इनके पास के मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर इनको डिसमिनेट किया जाना। तो हमारे दोस्त ममालिक हैं सारे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं यहाँ रुकिएगा ज़रा। शेर अफजल मरवत साहब, आप इस केस में वकील हैं, आप के ख्याल में ये केस सही है या गलत है? बहुत शुक्रिया। ये केस के वक़ूए से पहले कोई 20 दिन कबल एक मीटिंग होती है FIA में। उस मीटिंग में मिनट्स बनते हैं, पाकिस्तान के चंद इदारे होते हैं जिसमें ये पुलिस, NCCI वगैरह वगैरह, और ये फ़ैसला होता है कि मुल्क में कॉल सेंटरों को नहीं चलने देना है। और एग्जैक्टली इसमें ये अल्फाज हैं क्योंकि ये मिनट्स मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किए। नहीं, कहाँ पे हुई मीटिंग? FIA हेडक्वार्टर में। तो आपको कैसे पता? मैं वकील हूँ, मेरे पास तो चीज़ तो उस वक्त तक खुफिया होती हैं जब तक किसी के हाथ में। क्यों वाई? अब मैं बताता हूँ ना, अब आगे क्या होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरी गेम क्या है। इसके बाद जनाब अली 8 तारीख को, इस महीने की 8 तारीख को रात कोई 11 साढ़े 11 बजे कोराल पुलिस चली जाती है इस बिल्डिंग पे जो तकरीबन 14 फ्लोर्स हैं। और ये रेंट एग्रीमेंट मेरे हाथ का लिखा हुआ है। जो मालिक मकान और जो मालिक हैं वो मलेशियन है। तो उस बिल्डिंग पे अटैक होता है और पुलिस वहाँ से कोई 5000 कार्टन बियर और वाइन ले जाती हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जनाब अली प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप ये भी ले गए। अब मुख्तसर बता रहा हूँ ब्रीफ में। इसके बाद अगले दिन पुलिस जो है इनको बाहर भी नहीं जाने देती है। मैं चला जाता हूँ हाई कोर्ट इस फेल के ख़िलाफ़। हाई कोर्ट इनको बुला लेती है अगले दिन ये पेश हो जाते हैं। NCCI भी आ जाती है, FIA भी आ जाती है। तो जज साहब उनसे पूछते हैं कि इधर क्या जुर्म हुआ है।
तो उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी के लिए हैं। ये जज साहब की लिखी हुई अल्फाज हैं, तो मैंने उधर दिखा रहे हैं, लिख कर दिया मैंने कि हमें इनकी सिक्योरिटी दरकार नहीं है। NCCI से पूछा कि भाई आपको कुछ मिला, क्योंकि NCCI 2 दिन से लगी हुई थी। इन्होंने भी, जज साहब ने ऑर्डर में लिखा है कि NCCI ये कहती है कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं मिला। तो जज साहब ने कहा कि ये सारे लोग हट जाएं, और ये होने के बाद अब अगले दिन हमें पता चलता है कि NCCI ने ये बयान देने के बाद, हाई कोर्ट में बयान देने के बाद 8 घंटे के बाद ये स्टोरी बना दी कि अब मज़े की बात ये है कि उस बिल्डिंग में न बिजली है न इंटरनेट है। अब नहीं है, ये तब भी नहीं था, अभी तक लगा ही नहीं है, आज भी नहीं है। तो फिर ये जनरेटर पे चल रहा है। नहीं तो इंटरनेट का काम कैसे होता है? इंटरनेट वो कॉल सेंटर अभी उस रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब ये बिल्डिंग मुकम्मल बन जाएगी, अभी उसमें ट्रांसफार्मर। कब हुआ था एग्रीमेंट? एग्रीमेंट हुआ था मेरे पास, अभी इसमें मौजूद है, तकरीबन महीनों पहले, साल तकरीबन 2.5 महीने हुए, 2.5 महीने पहले ये कंपनी यहाँ पे आई है। नहीं, ये कंपनी जो है बनी हुई है तकरीबन 2.5 महीने हुए हैं। ठीक है, ये 2.5 महीने से ये एक्टिविटी कमर यहाँ पे चल रही है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं, नहीं वो मैं आपको अर्ज कर दूं, मुझे ये जो 400 लोग हैं ना, हाँ। ये 400 लोगों को इस बिल्डिंग में आए हुए तकरीबन 6 से 7 या 10 दिन हुए हैं। अच्छा, मुझे ये एक सवाल आपसे पूछना है। मेरे लिए एक हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान में एक बिल्डिंग में 500 गैर मुल्की कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी खबर है। मतलब हम तो ऐसी खबरों की तलाश में रहते हैं कि इतने गैर मुल्की आ गए पाकिस्तान में, इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और यहाँ पे वो कोई काम कर रहे हैं, वहाँ बिजली भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है। ये किस तरह की कंपनी थी? इन्होंने जनरेटर पे खुद हायर किया, 4 से 5 लाख रुपए ये डीजल देते थे जनरेटर के। और ये क्योंकि इस दौरान अब वहाँ बिल्डिंग के सामने मीटर पड़ी हुए हैं, मीटर अभी लगे नहीं है। ठीक है, तो अच्छा मैं आपको कोर्स कर दूं, फिर बिल्डिंग ही नहीं थी तो लोग क्यों बुला लिया उन्होंने? लोग क्योंकि 3-4 दिन में ये मीटर के साथ लगने के साथ ही ये तकरीबन रेडी हो जाती है। ये रह भी वहीं रहे थे। अब उन्होंने 10 दिन पहले इन्होंने 4 फ्लोरें मुकम्मल कर दी थी रिहाइश के लिए। अच्छा, अब मैं ज़रा मुख्तसर सा थोड़ा आगे बता दूं। इसके बाद ये होता है कि ये पर्चे हो जाते हैं। NCCI जिसने हाई कोर्ट में कहा कि कुछ नहीं है, उस कहने के 8 घंटे के बाद पर्चा कर लेती है, और पर्चा ये करती है कि जनाब अली एडल्ट कंटेंट बन रहा था। हाँ, अब एडल्ट कंटेंट बन रहा था, तो FIR में जिन्होंने एडल्ट कंटेंट बनाया है वो कौन थे? वो मौजूद है ना। 114 लोग इस केस में इन्होंने गिरफ्तार किए। वहाँ पे टोटल जो तादाद थी ना वो 372 थी। तो वहाँ जब गए FIA गई तो FIA को पता चला कि इसमें कोई 114 लोग ऐसे हैं जिनके वीज़े इसी काम के हैं, और इनका ख्याल था कि जो इनके पास टूरिस्ट वीज़ा है या बिजनेस वीज़ा है वो इधर काम नहीं कर सकते, तो उनके खिलाफ 14 फॉरेन एक्ट दिया। जो बाकी बच गए 114 उनके खिलाफ NCCI ने पर्चा। कमर साहब, अगर ये इतना सीरियस क्राइम वहाँ पे हो रहा था तो आपके ख्याल में इतनी बड़ी ये गलती है या मिली भगत है? देखिए ना, आप कह रहे हैं FIA है, NCCI है, इस्लामाबाद पुलिस और पुलिस है इस्लामाबाद, तीनों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर हैं। ठीक, तो एक ही मिनिस्ट्री के अंडर 3 इदारे मुख्तलिफ कॉन्ट्राडिक्टरी काम क्यों कर सकते हैं एक केस को ख़राब करने के लिए? अब सारा साहब, पहले तो जिस दिन ये मामला हुआ ये बात इतनी वेग थी कि पहले ये कहा गया कि वहाँ से लिकर बरामद हुई और इसकी FIR दर्ज होगी थाना कोराल में, और वो एक बंदे के खिलाफ थी कि इसके ये यहाँ पर ये लिकर लेकर आया और इस लिकर के खिलाफ पे हम ये यहाँ पर बेच भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो FIR नहीं होती, और उसके बाद FIA फॉरेन एक्ट के तहत 14 फॉरेन एक्ट के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज करता है। और उसके बाद इशू ये सारा निकला यहाँ से कि जिस टाइम अदालत में पेश इन्होंने पिटीशन दायर की और कहा गया कि अदालत में पेश करें उन लोगों को, तो इस्लामाबाद पुलिस ने यह कहा कि हम गैर मुल्की उनको VVIP सिक्योरिटी दी जाती है, तो उनको यहाँ पर लाने के लिए कम से कम 2000 की नफरी चाहिए। तो फिर उसी जगह को डिप्टी कमिश्नर ने मेरा सवाल ये कि 2 FIR, मैं एक बात कर दूं, 2 FIR के अलावा ये 2 FIR नहीं है, 6 FIR थे। 6 FIR हैं, क्योंकि मैं सारे इसमें ये होता है कि पहली FIR वो जो बियर ले जाते हैं उसकी FIR होती है। दूसरी FIR जो है ये क्या कर लेते हैं कि जो इस कंपनी का मालिक है वो चला जाता है, जब पुलिस ने मैसूर किया हुआ है वो जब अंदर चला जाता है उसको भी बंद कर देते हैं कि आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने हेवियस पिटीशन की सेशन कोर्ट में, जब और अदालत ही से एक मिनट अदालत ही से पुलिस को इतला दे दी गई कि जनाब यार ये बेलफारा है, आप बंदे को हटा दे। तो वो जनाब वहाँ गया तो उसको अगवा किया, अगवा में करने के बाद उस मालिक को इस मतलब कानून
उसको अगवा करने के बाद खन्ना में उसके खिलाफ भी फॉरेन एक्ट का पर्चा दिया, उसको जो ही अदालत में पेश किया, जज ने कहा ये मजाक है, उसको उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया। एक मिनट, वहां से हार्डवेयर बहुत ज्यादा चोरी हुआ, इस पे हमने दरखास्तें दी हैं। अच्छा चले, ये तो इल्जामात, कमर क्या हो क्या रहा है ये, मतलब तीनों इदारे एक ही मिनिस्ट्री के अंडर है, फिर आपस में ये क्यों ऐसी खींचतानी, वजह क्या है सर? बिल्कुल ये सच क्या है? कुछ अभी इतनी वेग सिचुएशन थी जब FIA ने ये मुकदमा दर्ज किया तो उसमें कहा कि 258 लोगों के खिलाफ ये, और उनके नाम भी जो है वो जारी किए। मैं कह रहा हूँ ये चपकलश क्यों है सर? इसी वजह से क्योंकि आपस में कोई इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो फिर ये तो बात तो फिर वजीर दाखिला की ठीक है ना कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, वो तो उनकी अपनी वजारत के ये तीन इदारे आपस पे जो इस तरह लड़ रहे हैं उसी से अंदाजा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर ये अदालत में शेर अफजल मरवत साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे। क्या अगर इस्लामाबाद के मजीद सूबे बना दिए जाएं तो इस तरह के मसाइल आइंदा पैदा नहीं होंगे? ये एबाम इसलिए बढ़ जाएंगे सर, एबाम इसलिए है कि कोई केस बनता नहीं था। $45 बिलियन इंडिया कॉल सेंटर से सालाना कमाता है, आप गूगल करें। नहीं लेकिन एक मिनट सेंटर हो ना, और दूसरी बात सेंटर हो, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सर अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है, लोग क्यों आ गए? एक मिनट, ये इसके अलावा ये जो 4 ये मल्टीपर्पज बिल्डिंग है, उनको ये रेंट करता था। अब मैं आपको अर्ज करूं, मैं गया, मैंने क्या किया, मैं गया हूं, जो पैसे इनसे बता लिया गया उसके खिलाफ में गया हूं FIA में दरखास्त दी है। बता लिया गया फॉरेनर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम इनकरेज कर रहे हैं, और ये हाँ इन्वेस्टमेंट मैं बता दूं, अगर ये 450 लोगों को चाइना, वियतनाम, मलेशिया से लाता है, अगर 3 लाख भी किराया हो तो इस आदमी ने 25-30 करोड़ तो किराए में दिए। ये जो बिल्डिंग ली है 2 करोड़ उसका किराया है माहाना। इसके अलावा यहाँ जितने पाकिस्तानियों का रोजगार लगना था, कम व बेश इस आदमी ने $1.5 मिलियन जो थे वो इन्वेस्ट किए, और भी इन्वेस्ट होने थे। तो लिहाजा ये हालत है। कमर साहब, ऑपरेशन ग्रे एक्ट सर वो NCCIA ने शुरू किया था कॉल सेंटर, इलीगल कॉल सेंटर्स के खिलाफ, जिसकी कंप्लेंट बाहर से आई हुई थी। ये NCCIA कहती है कि उसी कॉल सेंटर की जो कंप्लेंट हमें बाहर से आई हुई है उसी का हिस्सा। 2 हफ्ते 7 दिन में आए हुए तो कॉल्स अभी शुरू नहीं हुई तो बाहर से कंप्लेंट कर। चलिए बहुत शुक्रिया कमर साहब, बहुत शुक्रिया कमर साहब हमसे बात करने का। तो आपने देखा कि क्या हो रहा है वतन अजीज़ में, और इस्लामाबाद के अंदर इतने गैर मुल्की क्यों गिरफ्तार हुए, असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये मंज़र आम पर लाना बहुत ज़रूरी है। और 3 इदारे एक ही वजारत के अंडर हैं वो, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, सिस्टम क्या इतना ही कोलैप्स कर चुका है कि एक ही वजारत के 3 ज़ैली इदारे आपस में लड़े जा रहे हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तुम्हारा आज का एडिटोरियल। और आज का हमारा एडिटोरियल है अफसरशाही क्या होती है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट है, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ की 68 साल तारीख़ में सियासतदानों के छोटे बड़े एहतसाब की मिसालें हैं, बाकी हुक्मरान तबकात की भी आपको चंद मिसालें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो हमारी ब्यूरोक्रेसी की नहीं मिलेंगी। ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के असल और दायमी हुक्मरान हैं और रहेंगे। और आप देखें बग्गी में पाकिस्तान के दारुल खलाफा इस्लामाबाद के CDA के चेयरमैन, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सुहेल अशरफ जो चीफ कमिश्नर भी हैं, और IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी इस्लामाबाद D चौक परेड ग्राउंड में उनकी आप एंट्री देखें तो आपको याद आएगा कि जब बरतानवी राज यहाँ पे था, इन्होंने बहुत अच्छा मौका ढूंढा वैसे कि 14 अगस्त कौम यौम आज़ादी मना रही थी तो कौम को उन्होंने याद करवाया कि ब्रिटिश राज होता तो ऐसे ही आना था गोरे ने भी, जैसे ये ब्राउन साहब आ रहे हैं, सिर्फ सर पे एक हैट नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। और दूसरा उन्होंने कौम को ये याद करवाया कि गोरा हमें छोड़ गया है, हम आप पे हुक्मरानी करने के लिए अभी मौजूद हैं और हम वैसे ही करेंगे हुक्मरानी जैसे गोरा करता था। मेरी तो ये दरख्वास्त थी कि 2 हाथी भी पीछे लगा लेते तो मुगलिया दौर की याद भी ताज़ा होती जाती इस्लामाबाद में। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा ना इन असल हुक्मरानों के बारे में, इनको शर्म दिलाने के लिए, जो शायद आए कि ना आए, मैं नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के दौरे पर आए अभी पिछले हफ्ते, उनका ये आप तस्वीरें देखें, फुटेज देखें, वो अपना 2 हैंड कैरी बैग हैं उनके पास, एक बड़ा सूटकेस है, एक छोटा है, और वो दोनों खुद घसीटते हुए वो देखें एलिवेटर पे भी खुद चढ़ रहे हैं, वहाँ से लेके भी खुद जा रहे हैं।
ये होती है तरक्की याफ्ता कौमें, ये होती है आज़ाद कौमें। ये हमारे जैसे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्राउन साहब बनते हैं और रंग मतलब इनका गोरा नहीं हो सका, लेकिन आप गोरे का कंडक्ट देख लें, अपनी कौम का पैसा इस्तेमाल कैसे करते हैं, और हमारे यहाँ इनके करोफर देख लें। और सीएसएस करने वाले क्या यही सीख के निकलते हैं एकेडमी से? अगर यही सीख के निकलते हैं तो हमें अपने निज़ाम के कोलैप्स होने पर बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इनका सिलेबस क्या है, इनको सिखाया क्या जा रहा है। और मैं आपको आखिर में सिर्फ ये बता दूं कि नॉर्वे का पर कैपिटा इनकम $1,05,880 आपको यकीन नहीं आएगा, $1,05,880। और पाकिस्तान का कितना है? $1,901 पर कैपिटा इनकम। तो ये पर कैपिटा इनकम है हमारी, और ये अल्ले तलल्ले हैं हमारे, और उनका वज़ीर ख़ारजा कैसे आता है। यौम आज़ादी आप सबको मुबारक। गुड नाइट।